वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सव्यसाची और मैं शुरू करने वाला हूं अभी क्या है क्लास 10 का आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर 1। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए कि आप क्लास 10 के लिए पढ़ाइए, तो मैं अभी ये वाला जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें क्लास 10 फिजिक्स पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा, उसका लेक्चर 1 स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का, और चैप्टर का नाम है फोर्स। ठीक है, फोर्स हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, तो नया कुछ है नहीं, पर हम लोग का यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं, ये सबसे मजेदार बात है। मैं आपको क्लास लेने से पहले कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे मेरा क्लास अगर आप वॉच कर रहे हैं ना, तो स्किप कर करके मत वॉच करिए, पूरा वॉच करिए, ताकि पूरा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको जो है चीजें समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से मजा आएगा और आप ग्रिप कर लेंगे वो सब्जेक्ट को। ठीक है, आपके ग्रिप में आ जाएगा वो सब्जेक्ट, क्वेश्चंस बनाना इजी हो जाएगा। आईसीएसई में होता क्या है, फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स का बात आ जाता है, और न्यूमेरिकल्स आ जाता है मतलब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और बिना टाइम दिए, बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम सक्सेस का सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारी गलती होगी अगर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कर लूंगा और सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आईसीएसई का ये एक अच्छा बात है, आप जब हायर क्लास और जाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल लोगों को बहुत सारा आने वाला है। सारे बच्चे जो है आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तब सबको क्या है, जितना जितना नॉलेज है उसी के हिसाब से वो फिर वहां से ग्रो करने स्टार्ट करते हैं। फाइनली कहाँ पहुंचेंगे वो अलग बात है, पर जो स्टार्ट होता है ना, उसमें ऐसे बच्चे थोड़ा ऊपर रहते हैं। ये जनरल आइडिया है सबका, और ये सच भी है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत आगे पढ़ लेते हैं। फोर्स, अभी फोर्स चल रहा होगा दूसरे कोई ये में, आप लोग पढ़ेंगे अभी क्या, टॉर्क। ठीक है, फोर्स का भी आगे का कुछ चीज है। ठीक है, तो मेरा कहना ये बात है कि आप लोग जब ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ज्यादा लेवल का पढ़ रहे हैं तो ज्यादा उसके हिसाब से आपको खुद को ढला देना है। ठीक है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अप्रोप्रिएट टू व्हाट यू आर टू। ठीक है, तो जो भी तुम अपने हिसाब से टाइम निकाल के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो मत देखो, अगर टाइम है तो पूरा देखो, टाइम निकाल के देखो, ताकि आपको पूरा कंप्लीट जो है लेसन आपके ग्रिप में आ जाए। और मेरा ये फिजिक्स जो है ना, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, सवालों से फिजिक्स करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी बता दूंगा उसके बाद सवाल कराऊंगा, मैं सवालों से आपको जो है थ्योरी बताऊंगा, ताकि आपका दिमाग में अच्छे से वो घुस जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है हम लोग का फोर्स पर। हम लोग फोर्स का बात बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। अच्छा, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि आपको एक दिया है, पाइवट किया हुआ है एक बॉडी को। ठीक है, एक बॉडी को पाइवट किया है। पाइवट का मतलब क्या है, जैसे मैं ये एक स्केल रख दिया हूँ, इस स्केल को मैं यहाँ पे पाइवट कर दिया हूँ। पाइवट मतलब यहाँ पे एक वेज रख दिया हूँ और ऐसे रख दिया हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या करूँगा, ये जो है ऐसे पाइवट किया हुआ है। पाइवट का मतलब है ये जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P को मैं पाइवट बोलता हूँ। अब पाइवट किया है मतलब इसके अबाउट टर्न कर पाएगा, जो ये बॉडी पर मूव नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, टर्न कर पाएगा। टर्न कर पाएगा, तो मैं यहाँ पे एक दिया है फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का। ठीक है, 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितना दूर पे, 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक फोर्स लगाया। ठीक है, तो इसमें मेरा जो टर्निंग इफेक्ट आएगा आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये है इसके अबाउट में यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये जो बॉडी है यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, क्लॉक के दिशा पे। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मेरा जो ये बॉडी है उस पे एक लग रहा है टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क। ठीक है, टॉर्क बोलते हैं, या बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये एक आदमी और 3 नाम,
ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वही टॉर्क है, वही इसका टर्निंग इफेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब ये जो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क आया, मेरा टॉर्क कितना आएगा, मैं बोल रहा हूँ टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ये फोर्स जो है ये हम लोग का अप्लाइड फोर्स है, जो कि यहाँ पर दिया है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और मेरा D क्या है, D है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है, देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे फोर्स लगाता हूँ, ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मैं यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से अगर मैं खींचूँ यहाँ पे, ये मेरा नहीं हो रहा है, पर अगर यहाँ से खींचूं, ये जो मैं खींच दिया, ये अगर है तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ मेरा जो D आएगा वही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आया? जो फोर्स में अप्लाई किया, मतलब जैसे मैं ये वाला, इस केस में जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जो कि मेरा ये वाला फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ ये पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से यहाँ तक लाइन खींचूंगा, तो मैं ये डिस्टेंस अगर मेरा 90, ये मेरा एंगल अगर 90 होता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस मैं लिया हूँ ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फंडामेंटल बहुत चीज है, बहुत ही फंडामेंटल चीज है जिसको आपको याद रखना है। ये डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और फोर्स जो है अप्लाइड है, और फोर्स से वो पॉइंट को आप लाइन ऐसे खींचेंगे, अगर वो परपेंडिकुलर होता है तभी वही डिस्टेंस लेना है। ये एक बहुत फंडामेंटल चीज है, ठीक है। ये जो फोर्स इनटू डी है, ये डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट चीज पे। मेरा जो फोर्स इनटू D1 लिख दिया, ये मेरा फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला से मैं इसको निकालूंगा आंसर। क्या, फोर्स लगा 10 न्यूटन और मेरा डिस्टेंस है कितना, 30 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसको कन्वर्ट करूंगा SI यूनिट में, तो ये मेरा हो जाएगा 0.3 मीटर। टोटल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10, 3 आ जाएगा, पॉइंट ले लिया, न्यूटन और मीटर। तो यहाँ पे मेरा क्या पता चला, टर्निंग इफेक्ट का मेरा SI यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मैं और एक बात बोल सकता हूँ, मेरा यूनिट का मुझे पता चल गया। यूनिट क्या है, SI यूनिट है न्यूटन मीटर। तो CGS क्या होगा भाई, सिंपल है, क्या होगा, डाइन होगा और सेंटीमीटर होगा। अब ये जो कन्वर्जन है मेरा, देखो SI यूनिट में मेरा जो होता है फोर्स होता है न्यूटन में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। वैसे ही मैं अगर न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करूंगा किसमें, डाइन और सेंटीमीटर में, तो डाइन तो आ गया 10⁵ डाइन, और मीटर कन्वर्ट होके आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। आसान था। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। इसको याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। क्यों, हम लोग तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे ना, जब भी मीटर से सेंटीमीटर डालना होगा 100 डाल देंगे, और न्यूटन को डाइन में डालना होगा 10⁵ डाल देंगे, तो 10⁷ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें कोई झंझट नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे और एक फंडे पे आते हैं। फंडा क्या है, यूनिट का। यूनिट देखो, मेरा फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है क्या, टॉर्क, ठीक है। तो मैं अगर बोलूंगा, एक मेरा यहाँ पे कुछ बॉडी है, उसके यहाँ पे एक कोई एक पत्थर रखा हुआ है, और इसको मैं ऐसे पाइवट कर दिया हूँ, इसका वेट नहीं है, ये जो बॉडी है इसका वेट नहीं है, पर ये जो मेरा पत्थर रखा है उसका वेट है, ठीक है। ये जो पत्थर है इसका वेट है। अब इसका वेट है तो ये जो बॉडी वेट नहीं है, पर ये एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब भी, क्यों, इस बॉडी का एक होता है वेट,
जो ग्रेविटी के लिए आता है। ये ग्रेविटी क्या करेगा, इस बॉडी को पुल करेगा। वेट एक टाइप का फोर्स है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि वेट क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इस केस में मास इनटू इसका ग्रेविटी ड्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये जो वेट हो, इस वेट ही इसको एक टर्निंग इफेक्ट दिखाएगा इस पाइवोटेड पॉइंट के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वही जो था, यही हमारा टॉर्क आएगा, या फिर मेरा टर्निंग इफेक्ट बोल सकते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। तो ये जो मेरा वेट आया, इसका यूनिट क्या है, kgf, ठीक है, और डिस्टेंस वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मेरा यूनिट आ गया टॉर्क का, इस केस में क्या आ गया, kgf, और मीटर आ गया SI यूनिट, ठीक है। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा मेरा न्यूटन मीटर में, क्या आएगा भाई, 1 kg था तो वो तो 1 kg ही लिखूंगा, ठीक है। 1 kg जो है मैं 1 kg लिखूंगा, और ग्रेविटी के लिए जो आ रहा है 9.8 मीटर, ये मेरा वैल्यू रहता है, ठीक है। और ये GF जो है, GF को इसको 9.8 लिख सकता हूं, तो मेरा इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर, जो है मेरा 1 kgf मीटर है, ठीक है। ये मेरा आ गया कन्वर्जन। और एक चीज लिखूंगा डाइन केस में, तो वैसे ही 1 GF 1 ग्राम फोर्स, मतलब 1 ग्राम का अगर ये बॉडी है, उस पे मेरा वेट लगा 1 ग्राम फोर्स, और मेरा आएगा टॉर्क के लिए मल्टीप्लाई करूंगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर मान लेता हूँ, क्योंकि CGS में सेंटीमीटर है। तो ये हो गया मेरा क्या, CGS यूनिट, जब वेट एक्टिंग आ जाए टॉर्क होता है। इसको मैं डाइन और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, भाई डाइन पे कन्वर्ट करूंगा तो मेरा ये फिर से लिख सकता हूँ 1 ग्राम, और ये जो 9.8 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 980, ठीक है, 980 डाइन और सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा और एक चीज आ गया, यूनिट कन्वर्जन, जो कि आपको देखना होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको बस थोड़ा सा करो, खुद से हो जाता है। फिर यहाँ पे और एक चीज पे आता हूँ, मेरा इरेज करना दिक्कत हो रहा है, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पे और एक चीज बोलने जा रहा हूँ, हम लोग का जो टर्निंग में अभी निकाला, यहाँ पे मेरा पाइवटेड एक था, और यहाँ पे ऐसे स्केल रखा था, यहाँ पे मैं फोर्स लगाया था। अच्छा, जब भी डायग्राम बनाओ बहुत नीट एंड क्लीन बनाओ, ताकि क्वेश्चन आसानी से कर पाओ, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। इस जो क्वेश्चन को मैं किया था, मेरा आंसर आया था क्या, मेरा टॉर्क जो निकला है, टॉर्क निकला है F इंटू डी निकाला था परपेंडिकुलर, ये जो है मेरा आया था 3 न्यूटन मीटर। भाई यहाँ पे एक चीज अच्छे से देखो, ये जो चीज है ना, हम बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर किसको बोला जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी उसको लेना हो। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, पर डिस्टेंस मेरा कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, हाँ, पर मेरा जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। वैसे ही फोर्स जो है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन रहता है, इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ अलग इफेक्ट दिखाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ अलग दिखाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ अलग इफेक्ट दिखाएगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब टॉर्क भी क्या है, टॉर्क भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों, टॉर्क का डायरेक्शन होता है, यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे भाई, इस साइड पे मैं अगर फोर्स लगाता, इस साइड ये मेरा बॉडी है, इस साइड अगर फोर्स लगाऊंगा घूमेगा इस तरफ, पर इस केस में अगर मैं फोर्स नीचे से ऊपर लगा दूंगा घूमेगा इस तरफ। तो मेरा क्या हो गया, इसमें एक चीज बता दिया, क्या है, टॉर्क मेरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है मेरा टर्निंग इफेक्ट, ठीक है।
टर्निंग इफेक्ट जो है क्लॉकवाइज काम कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। मैं बोला ये मेरा है एक लगा हुआ नेल, इस नेल को मुझे घुमाना होगा, ठीक है, इस नेल को घुमाना होगा। तो अगर मैं इस साइड पे फोर्स लगाता हूं तो टर्निंग इफेक्ट लगेगा मेरा क्या, क्लॉक के डायरेक्शन पे, क्लॉक के डायरेक्शन पे जो मेरा है क्लॉकवाइज बोल दूंगा। अगर सेकंड केस पे अगर मैं लेता हूं नहीं भाई मुझे ऐसे नहीं लगाना है, लगाना है इस साइड पे, तो मेरा ये हो जाएगा डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में हर टाइम नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज के, मैं क्लॉकवाइज के लिए देखो ये मेरा है क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, मेरे फिंगर्स को उस साइड पे घुमाऊंगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर घुमाऊंगा मेरा जो थंब है कहाँ पे जा रहा है, आप मतलब इस ये तरफ, ये मेरा पेन है, पेन को मैं ऐसे रख दिया, पेन नहीं है इसको सोचो एरो, मतलब ये मेरा एक एरो है जो ऐसा वाला है, ठीक है, जो ऐसा वाला है। ये जो एरो है इसको मैं अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, एरो को मैं, एरो मेरा, ये मेरा थंब है जो कि एरो से पकड़ा हूँ, अब घूमेगा इस तरफ, मतलब ये मेरा पेपर है, ठीक है, ये मेरा पेपर है, ये घूम रहा है ऐसे, ये मैं लगाया ऐसे, पेन जाके ऐसे लगा, मतलब मेरा एरो जाके ऐसे लगा, तो मुझे क्या दिखेगा, इसका टेल दिखेगा, तो टेल दिखेगा मतलब ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो मैं बोलूंगा ये मेरा क्लॉकवाइज को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज का सिचुएशन देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, पेन को मैं पकड़ूंगा कैसे, मेरा थंब जो है पेन का एरो का मतलब सॉरी एरो का हेड का डायरेक्शन मेरा ये दिखाता है थंब, तो एरो में ऐसे पकड़ लिया, अब ऐसे घुमा रहा हूं मतलब मेरा एरो आएगा मेरी तरफ, मतलब ये मेरा पेपर है, यहाँ पे ऐसे लगा, ऐसे लगेगा तो मुझे क्या दिखेगा, इसका हेड दिखेगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एरो का हेड दिखेगा मुझे, तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे अगर दिख रहा है मतलब ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये मेरा क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी मैं टॉर्क क्लॉकवाइज लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, अभी शॉर्टकट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, पर हाँ ये डिनोटेशन जो है, ठीक है, इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे डिनोट करते हैं। आप जब पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिज्म वगैरह में ये सब आएगा, ठीक है। ये आउट ऑफ द पेपर, इनसाइड द पेपर ऐसे बोला जाता है। जैसे क्लॉकवाइज क्या है मेरा ऐसा है, तो मेरा ये क्या दिख रहा है, एरो का टेल दिख रहा है ना, टेल दिख रहा है मतलब ये इनसाइड द पेपर। एंटी क्लॉकवाइज में मेरा एरो का हेड दिख रहा है, मेरा मतलब पेपर पे ऐसे लगा होगा, पेपर पे ऐसे लगा होगा, तो ये मेरा क्या है, इसका हेड दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये एक छोटा सा चीज मैं बता दिया, अब इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग का, बस ये है क्लॉकवाइज में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये मेरा क्यों बताया, क्योंकि टॉर्क था मेरा वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क जो है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वो F इंटू डी आता है, और d जो है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन निकाला था, ये जो क्वेश्चन मेरा निकला था, ये F इंटू डी 3 न्यूटन मीटर आया था, ये क्या आया था, मेरा क्लॉकवाइज आया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं लिखता हूं तो मेरा सवाल जो है उसका आंसर गलत हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट लिखे वो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जैसे 3 न्यूटन मीटर उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसका क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा, ये मेरा सही आंसर है, और 3 न्यूटन मीटर ये मेरा गलत आंसर है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मेरा आज का ज्यादा से ज्यादा थ्योरी में ये जो क्वेश्चन में जो थ्योरी आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, अब उसके बाद तो बस क्वेश्चन ही क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मेरा यहाँ से और एक इसको और एक चीज यहाँ पे बताना है, क्या बताना है भाई, मेरा जो ये जो पाइवटेड था, इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैं पाइवट कर दिया था और ये मेरा स्केल था। अब स्केल जो है, ये जो स्केल है ये क्या हो गया, मेरा यहाँ फोर्स लगाया था तो ये मेरा घूम गया,
घूम गया मतलब क्या, ये मेरा अभी बैलेंस्ड नहीं है। क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। यही चीज है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम पे। ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है मतलब बैलेंस्ड नहीं है। अब यहाँ पे दो टाइप का इक्विलिब्रियम मैं बताऊंगा। एक तो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, जब टोटल फोर्स उस पे नेट जीरो लगे। नेट फोर्स अगर एक बॉडी जो एक्सपीरियंस कर रहा है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो, तब इक्विलिब्रियम बोला जाता है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर से देखिए क्या बोला, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स जो है उसके ऊपर जीरो लग रहा हो। जैसे ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है, इस पे यहाँ से फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से F2, यहाँ से F3, ठीक है, यहाँ से F4, ठीक है। ये अगर टोटल फोर्स उसको सब एक साथ लग के भी, इस बॉडी अभी रेस्ट में है ना, ये बॉडी ये बाद में भी रेस्ट में ही है, फोर्स लग रहा है तब भी रेस्ट में है, तो ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब इसका कंडीशन क्या है, स्टैटिक मतलब रेस्ट में है, और पर इक्विलिब्रियम पे है मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा एक टेबल है। ठीक है, मेरा एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो है मेरा क्या है, एक बॉक्स रखा है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है। तो इस ऊपर से क्या कर रहा हूँ, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत जोर से उसको दबा रहा हूँ। ठीक है, पर क्या हो रहा है, ये बॉडी मूव कर रहा है, नहीं, पहले भी मूव नहीं कर रहा था, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है टेबल से इस बॉडी के ऊपर। इस बॉडी के ऊपर अगर देखूं, ऊपर से मैं फोर्स लगाया, नीचे और क्या लग रहा है, ग्रेविटी भी उसको लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, पर टेबल जो है उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, या फिर रिएक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू टेबल ऊपर लग रहा है। तो ये जो तीन फोर्स है, एक नॉर्मल और एक है एफ और एक है ग्रेविटी, तीनों को मिला के भी ये बॉडी कुछ चेंज नहीं आया, मतलब नेट फोर्स इस तीन बॉडी का कितना है, जीरो, मतलब ये जो बॉडी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब और एक केस लेंगे, क्या लेंगे, कि ये जो एक बॉडी है, जैसे रेन ड्रॉप्स हुआ, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है तो रेन ड्रॉप्स में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से वो नीचे मूव करते जा रहा है, पर वो जनरली उनका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट माना जाता है, मतलब वो मूवमेंट में थे, वही यूनिफॉर्म मूवमेंट में वो लोग गिर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पे वो लोग गिर रहे हैं बोल के माना जाता है। तो ये क्या हो गया, मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब बॉडी मूव कर रहा है, पर उसके ऊपर जो है जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा है, तो जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव कर रहा है। और एक केस देख सकते हैं, जिसे मैं एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या किया, स्ट्रिंग को पकड़ के एक पत्थर को घुमा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ये ऐसे घूमते जा रहा है, ये जो है डायनामिक मोशन पे है, मतलब मोशन पे है, वैसे ही कांस्टेंट मोशन पे है, तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो अगर हो तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो, दो डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दो वर्ड है, एक डायनामिक और एक इक्विलिब्रियम। वैसे स्टैटिक और एक इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, और डायनामिक मतलब है मूव कर रहा हो, स्टैटिक मतलब है वो रेस्ट में हो। तो सिंपल बात है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है और हमारा जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, दोनों ही चीज हम लोग को बहुत ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नहीं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया है, डोर। अच्छा, और एक चीज मैं बताना अब मुझे है, वो चीज जो है ये है कि आप लोगों का, देखिए मैं बोल दिया टॉर्क जो है हम लोग का आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क है या फिर टर्निंग इफेक्ट है या फिर मोमेंट ड्यू टू फोर्स है, वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है।
एक तो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मत भूलिएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉडी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी और फोर्स दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं ये जो लिया था एक मेरा ये टर्न कराने के लिए क्या किया था, रेंच लिया था, रेंच लिया था, अब ये मेरा रेंच है, अब इसको मैं घुमाऊंगा इस तरफ, मुझे उसको क्या करना है, टाइट करना है, ये नट बोल्ट को क्या है, टाइट करना है, ठीक है, नट बोल्ट को क्या है, टाइट करना है। टाइट करूंगा तो मैं ऐसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर घुमाता हूं तो मैं हाथ कहाँ पे दूंगा, यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे दूंगा कि यहाँ पे दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उंगली दे के हाथ दबाता हूं तो फोर्स में लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एफ यहाँ पे लगा रहा हूं, तो मेरा जो टॉर्क है एफ इंटू डी है, उतना ही फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एफ इंटू डी है, यहाँ पे भी उतना, तो डी मेरा देखो जितना कम हो जाएगा एफ इंटू डी उतना कम होगा, ठीक है। अगर मेरा डी कम होगा तो एफ इंटू डी भी कम हो जाएगा उतना फोर्स में। तो यहाँ पे मेरा क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस अगर मेरा बढ़ता है, डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो मेरा टॉर्क भी बढ़ जाता है। क्या बोला, डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है मेरा टॉर्क बढ़ जाता है। वैसे ही अगर फोर्स मेरा बढ़ जाता है वैसे ही टॉर्क मेरा बढ़ जाता है। ये दो चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे और एक चीज आप फिजिकली देख सकते हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, दीवार सॉरी आपका डोर है, डोर पे आप जब पुश कर रहे हैं, अगर उसको एज को पुश करें तो इजीली पुश हो जाता है। डोर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, डोर को हिंज से क्लोज करना है, मतलब डोर को क्लोज करना है, तो डोर को हिंज से जितना दूर पे आप फोर्स लगाएंगे, ये मेरा बुक है, ठीक है, बुक है जो कि आपका फिजिक्स का ही बुक है। तो यहाँ पे मेरा ये डोर मान लीजिए, ये जो डोर का मेरा ये है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ इजीली मेरा खुल जाएगा या फिर जाएगा। पर अगर मैं इस एरिया पे फोर्स लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना होगा ताकि ये खुले या बंद हो। तो ये जो मेरा है पाइवट पॉइंट कौन सा है, ये मेरा एज पाइवट पॉइंट है। अब यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा ये डिस्टेंस आएगा जो कि मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया इसलिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर परपेंडिकुलर यहाँ से अगर देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे देखो थोड़ा सा फोर्स लगाने से ही खुल जा रहा है। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा। वैसे ही फोर्स में जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना इजीली घूमेगा, तो ये भी एक चीज है। तो फोर्स और डिस्टेंस ये जो दो चीज पे मेरा डिपेंड करेगा टॉर्क, ये हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आज के लिए, बाकी अगले क्लास में, ठीक है। तो ये मेरा पहला जो ये है, पहला जो क्वेश्चन है ये इस पे जाते हैं। आयरन डोर of a building is 3 meter broad. It can be opened by applying a force of 100 Newton normally at the middle of the door. Calculate the torque needed, ठीक है, to open the door and least force at the ये जो है डोर वाला मैं वही बता दिया। देखो तुम्हारा सवाल ना कुछ भी नहीं आएगा, बहुत सिंपल है, सारा क्वेश्चन एक ही चीज है, क्या लगाना है, F इज इक्वल F इंटू डी होता है मेरा टर्निंग फोर्स, ये दो चीज। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, आइदर इसको गुम कर दिया होगा, नहीं तो इसको गुम कर दिया होगा, नहीं तो इसको गुम कर दिया होगा। मतलब ये जो तीन चीजें हैं, इस तीन चीजों में से दो चीज आपको देना ही देना है क्वेश्चन मेकर को। जो क्वेश्चन बनाया है इसमें से दो चीज उसको देना ही देना होगा। दिया है दो चीज तो तीसरा चीज हमको निकाल लेना है, ठीक है। वही सारा क्वेश्चंस में उसी को ही फंडा को याद रख के सारा क्वेश्चन कर लिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आयरन डोर है, वो 3 मीटर ब्रॉड है, तो मैं यहाँ पे एक डोर बना देता हूँ। ये मेरा डोर है, डोर का जो हिंज है या फिर पाइवट पॉइंट है ये है, ठीक है। वो बोला है क्या, आयरन डोर क्या है, 3 मीटर ब्रॉड है, यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, ठीक है। इट कैन बी ओपनड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 कितना 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन फोर्स में लगाऊंगा इसको ओपन करने पे। अगर ये मिडिल पे लगता है, अगर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये मैं मिडिल पे लगाऊंगा, मतलब मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 मीटर,
ठीक है, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है इसे यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ F, ठीक है, यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा F परपेंडिकुलरली, तो मेरा क्या हो जाएगा 100 न्यूटन फोर्स में ये खुल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ कितना टॉर्क लगने से ये दरवाजा खुल रहा है, कितना टॉर्क लगाने से मेरा खुल रहा है। तो टॉर्क जो है F इंटू डी होता है, तो 100 न्यूटन इंटू ये मेरा 1.5 मीटर, बहुत सिंपल हो गया पॉइंट और ये न्यूटन मीटर। तो ये मेरा जो हो गया 150 न्यूटन मीटर। ये मेरा क्या इतना टॉर्क से मेरा डोर खुल जा रहा है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो आप क्वेश्चन जब ये में करेंगे एग्जाम में करेंगे तब ऐसे नहीं कर पाएंगे, ये मेरा जस्ट कैलकुलेट कर दिया, आपको लिखना होगा अच्छे से। ठीक है, टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट ऑफ द डोर इनटू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इज इक्वल टू 100 न्यूटन इंटू 1.5 न्यूटन इज इक्वल टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर, ऐसे लिखना होगा। तो ये मेरा टॉर्क नीडेड है। अब रिक्वायर्ड टॉर्क हो गया, अब कैलकुलेट करने दिया है लिस्ट फोर्स कब लगेगा, मैं बोल दिया सबसे कम फोर्स कब लगेगा, जब मेरा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, सबसे कम फोर्स कब लगेगा, जब मेरा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फोर्स को मिनिमम अप्लाई कर सकता हूँ वही टॉर्क पाने के लिए। तो टॉर्क इज इक्वल टॉर्क लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टॉर्क में लिख दिया टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, तो ये लिखता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मिनिमम इंटू डी मैक्सिमम, ऐसे लिख सकता हूँ। अब टॉर्क जो है मेरा 150 है और F मिनिमम जो है वो मेरा कितना है, वो मेरा कैलकुलेट करना होगा F मिनिमम, ठीक है, इंटू डी मैक्सिमम जो है मेरा यहाँ पे 3 मीटर है। ठीक है, अब ये मेरा कट जाएगा यहाँ से, ये मीटर कट गया। ठीक है, अब बचा 3 सॉरी ये मीटर नहीं है, ये न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ से मीटर कट गया, बच गया न्यूटन और 3 और यहाँ पे 50, तो हो गया F इज इक्वल टू F मिनिमम इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए मेरा इतना ही, फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ, सभी जो भी 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए ये है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।